Hello viewer, welcome to my YouTube channel. I am chemist. This is Imran and I have done MPhil in chemistry. और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, पार्ट 1 जो है अगर वो आपने देखना है उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. अगर आपने पार्ट 1 देखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देखें, उसके बाद आप फिर पार्ट 2 को देखें. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. लॉ ऑफ मास एक्शन. अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन. इट वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोकेमिस्ट, दोज वर गोल्डबर्ग एंड पी वैग. ठीक है, इन्होंने 1867 के अंदर ये लॉ दिया था एंड दैट लॉ इज़ नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन. अब ये कहते क्या हैं कि द रेट एट विच अ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? जैसे हम मुझे याद है कि हमारे टीचर ने हमें ऐसे बताया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है. अब रिएक्टेंट का ये छोटा सा पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज एक्टिव मास. दैट इज़ नोन एज एक्टिव मास. कहने का मतलब ये आसान सी ज़बान में कि एक्टिव मास किसी भी रिएक्टेंट का वो पार्ट होता है, दैट पार्ट ऑफ अ केमिकल, दैट पार्ट ऑफ अ रिएक्टेंट which टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट का वो पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, या किसी भी रिएक्टेंट का वो पार्ट जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? दैट पार्ट इज़ नोन एज एक्टिव मास. ये मैंने आपको आसान सा बता दिया. अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर? एक्टिव मास के ऊपर. रेट डिपेंड करेगा एक्टिव मास के ऊपर. देखो, अगर आपके पास ये एक रिएक्टेंट है, दूसरे रिएक्टेंट में ये बना लेता हूँ, दिस वन, दिस इज़ एन अनदर रिएक्टेंट, और इसका एक्टिव मास जो है वो इतना है. ये जो ब्लू कलर है ये एज्यूम करें कि हमारे पास इसका एक्टिव मास है. तो अगर आप देखो तो ये एक्टिव मास कम है और इसका एक्टिव मास क्या है? ज़्यादा. इसको हम रिएक्टेंट ए कह देते हैं और इसको हम रिएक्टेंट बी कह देते हैं. सो एक्टिव मास फॉर रिएक्टेंट ए इज़ हाई वाइल फॉर बी इट इज़ लो. सो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसमें से रेट किसका ज़्यादा होगा? जिसका एक्टिव मास ज़्यादा होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी क्या हो? ज़्यादा हो. तो अगर एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से रेट भी क्या होगा? फास्ट होगा. तो अगर ए और बी में से देखते हो तो एक एक्टिव मास ज़्यादा है तो इसका रेट जो है वो भी फास्ट होगा. दूसरा, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि रेट जो है ना वो डिपेंड करेगा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी. अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, ये हम लोग एक का कंपेयर कर रहे थे ना, एक ए का कर रहे थे. अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए भी है और रिएक्टेंट बी भी है, ठीक है, इन दोनों के अपने अपने एक्टिव मास होंगे. सो इनका जो रेट डिपेंड करेगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. इन दोनों के एक्टिव मासेस के ऊपर डिपेंड करेगा. सो ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं, दो डेफिनेशंस बनती हैं. एक हमारे पास क्या बताता है? द रेट एट विच ए केमिकल रिएक्शन रिएक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द इट्स रिएक्टेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी दो डेफिनेशंस हो गई हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टर्म एक्टिव मास. अब केमिस्ट्री इसको कैसे डिफाइन करती है? मैंने तो आपको सिंपल सा बता दिया है आपको समझाने के लिए. केमिस्ट्री इसको ऐसे डिफाइन करती है एक्टिव मास को, इट इम्प्लाइज टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन आइडियल सब्सटेंस. आप कोई भी आइडियल सब्सटेंस ले लो, उसकी जब आप मोलर कंसंट्रेशन को देखते हो सो दैट रिप्रेजेंट एक्टिव मास. और मोलर कंसंट्रेशन हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कंसंट्रेशन, ये हमारे पास ए है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख लेते हैं. सो ये इसको हम पढ़ेंगे कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, या प्रोडक्ट में होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए.
सो एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे आपको मैंने बता दिया कि एक रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर कितना हिस्सा ले रहा है, तो ये अब उसकी क्या है, ये उसकी एक्टिविटी है। अगर आप उसकी एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हो मोलर कंसंट्रेशन के साथ, सो दैट इज इक्वल टू द एक्टिव मास। फॉर एन आइडियल सब्सटेंस, देखो आपके पास दो टाइप्स की सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस। सो अगर हमारे पास कोई आइडियल सब्सटेंस है तो उसकी लिए एक्टिविटी क्या होगी, 1। अगर हम मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो हम कहेंगे एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, एक्टिविटी की जगह पे अगर हम 1 पुट कर लेते हैं, लाइक हमारे पास क्या रिएक्शन क्या है कि एक्टिव मास A.m में लिख देते हैं, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी। अब कहता है कि अगर हमारे पास कोई आइडियल सब्सटेंस है, उसकी एक्टिविटी क्या हो, 1 हो, तो एक्टिव मास किसकी इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। AM एक्टिव मास m.c मोलर कंसंट्रेशन। सो एक्टिव मास ऑफ A, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट A है तो उसका एक्टिव मास जो होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई बाय AA। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक्टिविटी शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर्स, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट मोलैरिटी। हमारे पास क्या है, जैसे मोलैरिटी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स पढ़ी हुई है ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी वगैरह। सो ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर मोलैरिटी। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एक्टिविटी। सो ये इसका एक्टिव मास का फार्मूला होता है। अब हम यहाँ से एक वैल्यू एक इक्वेशन डिराइव करते हैं दैट इज़ फॉर Kc, और Kc हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शंस आप ले लें, जैसे हमारे पास है A और B रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से ये जो स्मॉल a है ना, ये स्मॉल a क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल a हो गया, स्मॉल b हो गया, स्मॉल c और स्मॉल d, और ये कैपिटल A जो है ना, ये एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि व्हेन a मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद b मोल्स ऑफ B इट प्रोड्यूसेस c मोल्स ऑफ C एंड d मोल्स ऑफ D। तो a, ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a b मोल्स ऑफ B इट प्रोड्यूसेस C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। अब ये दोनों हमारे पास क्या हैं, दीज आर द रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब ये जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ना, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शंस, की जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है उसके ऊपर हम इनको अप्लाई करते हैं। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट है, तो लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, दैट वुड बी फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर हमारे पास ये रिवर्स आ जाता है सो दैट वुड बी बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसको बी से भी रिप्रेजेंट करते हो, आर फॉर रिवर्स, बी फॉर बैकवर्ड, बोथ आर करेक्ट। सो अगर हम रेट की बात करते हैं, सो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड करेगा एक्टिव मैसेज ऑफ व्हाट, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो या इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लिखेंगे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि A मोल्स ऑफ A जो है वो कन्वर्ट रिएक्ट करके कर जाते हैं B मोल्स ऑफ B के साथ, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है, C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D बन जाता है ना। सो हम कहेंगे कि रेट जो है इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। रेट क्या करेगा, इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर B। याद रखें कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे पावर में चले जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को आपने क्या करना है, पावर के ऊपर ले जाना है। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, हम क्या करते हैं, इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं। जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। और चूँकि हम ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम KF लगा लेते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर B। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो यहाँ से जनरेट हो गई है, दैट इज़ फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा या बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास बैकवर्ड है तो हम KB लगाएंगे, अगर रिवर्स हम लिखते तो KR लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हो। तो हम लिखेंगे ना कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C
रेज़ टू द पावर सी, क्योंकि ये स्मॉल सी पावर में चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो है ये कोफिशिएंट है। ये डी जो है ये हमारे पास पावर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया है। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे और वो क्या लग जाएगा, के बी, और ये हमारे पास बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू द पावर सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू द पावर डी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेट आगे मूव कर रहा होता है, बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के। सो दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सो जब कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन इस्टेब्लिश्ड होती है तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के। तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है, और बैकवर्ड रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें। सो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये इक्वेशन नंबर 1 से आई है, और ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है, ये इक्वेशन नंबर 2 से आ गई है। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, सो आप लिखोगे के एफ डिवाइड बाई के बी, ये ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू द पावर डी। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब याद रखें कि हमारे पास दो कांस्टेंट बन गए, हमारे पास क्या है, दो कांस्टेंट बन गए हैं, के एफ डिवाइड बाय के आर। दिस इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। याद रखो कि दिस इज इक्वल टू एन अनदर कांस्टेंट विच इज़ नोन एज के सी। ठीक है, हमारे पास एक और कांस्टेंट की इक्वल होता है, दैट इज़ नोन एज के सी। सो हम क्या कर सकते हैं, के एफ डिवाइड बाई के बी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, के सी। तो हम कह सकते हैं के सी इज इक्वल टू, हम ये इसको ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे के सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू द पावर डी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर बी। हमने सिंपल क्या किया, के एफ डिवाइड बाई के बी की जगह पे हम लोगों ने के सी ऐड कर दिया। अब देखो, जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना कि A moles of A react with B moles of B and it produces C moles of C and D moles of D। तो ये A और B हमारे पास क्या हैं, these are the reactant, और C और D हमारे पास क्या हैं, these are the products। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। तो हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज Kc, और Kc हमारे पास क्या होता है, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यही चीज़ हम लोगों ने डिराइव करनी थी किस चीज़ से, लॉ ऑफ मास एक्शन से। K इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट while Kf and Kb are called rate constant for forward and backward reaction respectively। सो ये आपको मैंने बता दिया, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और K हमारे पास क्या है, दैट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देन हमारे पास क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम इन लिक्विड स्टेट K इज़ एक्सप्रेस्ड एज Kc। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है वहाँ पे क्या है, लिक्विड्स इन्वॉल्व हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हमारे पास लिक्विड्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Kc एंड एक्टिव मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, जितनी भी एक्टिव मैसेज होंगी लिक्विड की फॉर्म में उसको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देन फॉर इक्विलिब्रियम इन गैसियस स्टेट, अगर हमारे पास गैसियस स्टेट होगा, ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर है उनके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, सो उसके लिए हम Kc के बजाय क्या लिख लेते हैं, Kp लिख लेते हैं। एंड एक्टिव मैसेज आर एक्सप्रेस्ड एंड पार्शियल प्रेशर, और इनका जो एक्टिव मैस होता है, एक्टिव A.M लिख लेते हैं, एक्टिव मैस को हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और लिक्विड की फॉर्म में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने किया हुआ है कि जैसे हमारे पास है हेंस Kc, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड्स के लिए है ना, तो हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B। अब ये C और D हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये A और B हमारे पास क्या है, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेयर A, B, C एंड D आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B, C एंड D। ठीक है, हमारे पास किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं, A, B, C और D। A, B, C, D क्या है ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ हमारे पास Kp है, तो Kp में हम लोग क्या करते हैं, ये भी हम लोगों ने इक्वेशन इसकी पढ़ी हुई है कि जब हम इसके लिए लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A,
concentration of B, A moles of A, B moles of B react to form C moles of C and D moles of D. तो अब हम जब Kb की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जब हम इसकी Kp की वैल्यू लिखते हैं तो हम लिखते हैं Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़्ड टू पावर C पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़्ड टू पावर D. इसमें भी क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको अपने पावर में लेके जाना होता है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A रिएक्टेंट है रेज़्ड टू पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़्ड टू पावर A, वेयर PA, PB, PC एंड PD आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट B और प्रोडक्ट C एंड D. तो ये भी हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स. फ़र्क सिर्फ इतना है कि Kc जो है दैट इज़ फॉर लिक्विड स्टेट, जो हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट हों जहाँ पे लिक्विड्स इन्वॉल्व हों, और Kp हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास गैशियस स्टेट के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. देन हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ये जो K है, ठीक है, ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स इसकी कोई वैल्यू होती है 1 2 3 इस तरह, मतलब इसकी वैल्यू होती है और वो डिपेंड करती है स्टोइचियोमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल के नाइट्रोजन ने रिएक्ट कर दिया 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ और इससे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन गए. अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके ऊपर क्या करती है, ये डिपेंड करती है. इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं होती है, क्या होती है, पॉजिटिव में होती है. इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. नंबर 3 हमारे पास क्या है, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ K इज़ इन्वर्टेड. कहता है कि अगर आपके पास रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड में, आपके पास उसकी कोई एक वैल्यू आ गई है, अगर आप उसको रिवर्स के अंदर ले आते हो तो उसकी K की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी इन्वर्ट हो जाएगी, उलट हो जाएगी. फॉर रिएक्शन C moles of C react with D moles of D to produce A moles of A and B moles of B. The new equilibrium constant K dash is equal to 1 by K. देखो अगर हमारे पास है ना A moles of A रिएक्ट करके रिएक्ट कर रहा है B moles of B के साथ और इससे हमारे पास C moles of C और D moles of D प्रोड्यूस हो गए. अब इसके लिए K की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी K. हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी K. लेकिन अगर हमारे पास ये रिवर्स हो जाए, C moles of C रिएक्ट कर जाएं D मोल्स ऑफ D के साथ और ये प्रोड्यूस कर दें A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इस फॉर्म में क्या होगा कि ये हमारे पास K जो है ये इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइड बाई K कर देंगे, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, दिस इज़ अनदर कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका क्या है, उसी का इन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं. रिवर्स करने से हमारे पास ये वैल्यू क्या कर जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी. नंबर 4, बाय मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन विद अ फैक्टर X, equilibrium constant for a new reaction becomes K X, ठीक है. K के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, X, कि मतलब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, C और D और D, A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B, इसको आप क्या कर दो, X के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो K के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, वो भी X आ जाएगी. द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डबल डैश इज इक्वल टू K बार और X. हमारे पास पहले क्या था, K था, उसके बाद उसके ऊपर बार आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास K X आ गया, तो अब ये किसकी इक्वल होगा, K डबल डैश आ जाएगा. तो हमारे पास डिफरेंट K है जो कि वेरी कर रही हैं. पहले आपने क्या किया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए किया, फिर आपने रिवर्स डायरेक्शन के लिए किया, फिर आपने उसके साथ जो है तो X को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास डिफरेंट K की वैल्यूज़ आ रही हैं. द वैल्यू ऑफ K चेंजेस विद द चेंजेस इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. अगर आप कंडीशंस चेंज करते हो तो K की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही होती है, साथ में चेंज कर रही होती है. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ K. अगर आप केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ऐड कर देते हो, कैटलिस्ट क्या है, वो स्पीशी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, लेकिन इसका Kc के ऊपर या K जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता. इफ अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन सेवरल स्टेप देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑल आर रिएक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑल द स्टेप्स. कहता है अगर आपके पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब A कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे पास मल्टीपल स्टेप होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा उनके अंदर स्टेप्स होते हैं. सो अब उसके केस में अगर आपने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना होता है कि जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी ओवरऑल रिएक्शन है
उसके स्टेप्स के जितनी इन्वॉल्व होते हैं उन सब के कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना, उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे आपके पास Kc की वैल्यू आ सकती है, K की वैल्यू आ सकती है। Kc तब होगा जब लिक्विड्स होंगे और Kp जब हमारे पास गैसियस स्टेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉलोइंग 4 स्टेप, देखो पहले A कन्वर्ट हुआ B के अंदर, B फिर C के अंदर कन्वर्ट हुआ, C फिर D के अंदर कन्वर्ट हुआ और D हमारे पास E के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर ये हमारे पास डायरेक्ट होता A टू E तो ये 1 स्टेप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, A B में, B C के अंदर, C D के अंदर और D E के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से इसके K की वैल्यू निकालनी है, सो दैट वुड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ K1 K2 K3 और K4। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 और ये 4 के मल्टीप्लाई करने हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। नंबर 8 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, कि जो यूनिट्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल टू कंसनट्रेशन यूनिट रेशो पावर डेल्टा एन, एंड यूनिट ऑफ Kp इज इक्वल टू प्रेशर यूनिट डेल्टा एन। यूनिट ऑफ Kc जो है, Kc की यूनिट डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन, और Kp डिपेंड करेगी किस चीज़ के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, क्योंकि हम गैसेस के लिए प्रेशर की बात करते हैं डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन क्या है, दीज आर द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और इससे अगर लेट से सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब मैं वैसे इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये 2 है विदाउट बैलेंसिंग। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 + 1 3 मोल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 मोल है। तो अगर हम चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने मोल्स हैं, 1, रिएक्टेंट में कितने हैं, 3। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -2। दीज आर द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स वेयर डेल्टा एन इज द मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे दी है। नंबर 8, द वैल्यू ऑफ K इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के अंदर आ सकता है कि जो K की वैल्यू होती है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है, ये इनिशियल कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना ही रिएक्टेंट के ऊपर और ना ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। नंबर 10, चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू -RT मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ K। ये हमारे पास क्या है, अगर फ्री एनर्जी की हम बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू -RT मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ K। अब ये R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, और T हमारे पास क्या है, दैट इज टेम्परेचर, और ये नेचुरल लॉग है, ये अपने K जो कांस्टेंट है उसका अपने नेचुरल लॉग लेना है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा G। डेल्टा G क्या है, दिस इज चेंज इन फ्री एनर्जी। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डेल्टा G के बारे में हम लोगों ने बात की कि दैट इज़ फ्री एनर्जी चेंज, और ये हमारे पास इक्वल होता है -2.303 RT log Kc। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हम लोगों ने याद करनी होती है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। और ये Kc हमने लगाया। ठीक है, Kc हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास लिक्विड्स के अंदर होंगे, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा Kp के। और ये देखें, ये हमारे पास 2.303, वहाँ पे हम लोगों ने लगाया था नेचुरल लॉग ऑफ K, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इस लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन जाता है 2.303 कॉमन लॉग। दिस इज़ कॉमन लॉग। कॉमन लॉग नेचुरल से कॉमन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, 2.303 लगा लेते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस हो गई हैं, वेयर डेल्टा G इज़ फ्री एनर्जी चेंज, जो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। Kc और Kp का ऑलरेडी आपको पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ फॉर लिक्विड, और ये हमारे पास क्या है, फॉर गैसियस स्टेट। इफ़ चेंज इन फ्री एनर्जी इज़ लेस देन 0, अगर हमारे पास फ्री एनर्जी का चेंज जो है दैट इज़ इक्वल टू लेस देन 0, देन तब क्या होगा, log of Kc is greater than 1. Therefore, spontaneous reaction proceed in forward direction if delta G is greater than 0 और log Kc जो है अगर less than 1 हो। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो हम लोगों ने याद करनी होती है, रटा लगाना होता है। अगर चेंज इन एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी 0 से ज़्यादा हो जाए तब हमारे पास क्या होगा, अगर आप Kc को log लेते हो दैट शुड बी लेस देन 1, तो हमारे पास वो रिएक्शंस क्या होंगे, दो शुड बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकंड वन है
इसके ऑपोजिट अगर आप कर दो, नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू 0 और के सी हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के। सो तब हमारे पास जो रिएक्शंस होंगे दोज वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, वो खुद ब खुद नहीं हो पाएंगे। रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अगर हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम है जहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, तब हमारे पास क्या होता है, इन गैसियस सिस्टम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय के पी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इट इज़ रिलेटेड टू के सी बाय द एक्सप्रेशन। अब अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, सो ये हम याद करना पड़ता है, के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी रेज़्ड टू द पावर डेल्टा एन। और आर क्या है, दिस इज़ जनरल गैस कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर लिक्विड्स, और के भी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की केस में हम इसको लिखते हैं। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस number of moles of reactants. Kp is the equilibrium constant when concentration of gaseous reactant and products are expressed in term of pressure. तो अगर हमारे पास reactant है और products है, उन दोनों को express कर दो आप pressure की term में, तो इसको आप क्या कहते हो, that is known as Kp. अब हमारे पास है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इसकी यूनिट जो है वो कैसे लिखते हैं, यूनिट ऑफ के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है, दिस इज़ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और के पी के लिए हम लोग प्रेशर लिखते हैं। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो हम एटीएम लिखते हैं सिंपल, और इसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स का जो है वो डिफरेंस ले लेते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन, हम उसकी यूनिट निकालते हैं। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन ने रिएक्ट कर दिया हाइड्रोजन के साथ, और इससे हमारे पास बन गया 2 मोल्स ऑफ इमोनिया। पहले तो अगर हम इसका वैसे केसी लिख लेते हैं, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केसी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिखेंगे केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इमोनिया, तो हम इसको इससे लिख लेते हैं। ये 2 जो है ये क्या कर जाएगा, इधर पावर में आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम पावर में लेकर चलते हैं, एक्सपोनेंट को उधर ले जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और फिर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो 3 है ना नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम यहाँ पे पावर में लिख लेते हैं। नाउ दिस इज़ नॉन एज के सी एक्सप्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसी तरह अगर यही चीज़ आप केपी की फॉर्म में लिखते तो आप केपी में किस तरह लिखते, आप लिखते पार्शियल प्रेशर ऑफ इमोनिया रेज़्ड टू पावर 2, और यहाँ पे आप लिखते पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। कितने टाइम्स है हाइड्रोजन, 3 मोल्स हैं, तो आप यहाँ पे पावर लिख लेते हैं। दिस इज़ नॉन एज के पी एक्सप्रेशन। और अगर आप इनकी यूनिट्स निकालते, सो यूनिट्स को आप मेजर करते हो कंसंट्रेशन के टर्म में, तो आप, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे क्या लिखते, के सी की जगह पे आप लिख लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसका क्या होगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारे पास ये 2 टाइम्स है। नाइट्रोजन को भी आप किसी से मेजर करते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, और हाइड्रोजन को भी आप मेजर करते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी क्यूब आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 1 टाइम ये रह जाएगा और 1 टाइम ये रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल पॉजिटिव 1, ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 3, पॉजिटिव है तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा,
ये भी जब ऊपर जाएगा तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो -1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो +3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 डेसीमीटर क्यूब +6। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ केसी। ये केसी की क्या है, यूनिट्स हैं। और एग्जैक्टली यही सेम चीज़ अगर आप लिखेंगे के पी की फॉर्म में, अगर हमारे पास गैशियस फॉर्म में है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो हम क्या लिखते हैं, एटमॉस्फेयर लिखेंगे। के पी इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर, और इमोनिया के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा लेते हैं। इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की जगह पे हम सिंपल एटमॉस्फेयर लिख लेते हैं, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है। हाइड्रोजन जो है इसकी जगह पे हम एटमॉस्फेयर लिख लेंगे, लेकिन क्या होगा कि इसके ऊपर हम क्यूब लगा लेंगे क्योंकि 3 टाइम्स है। अब जो पहले किया एग्जैक्टली वही चीज़ दोबारा कर लें, ये 3 के साथ कैंसिल कर लेंगे, ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे रह जाएगा। तो हम लिखेंगे के पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ATM -2, ठीक है। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ KP। तो ये मैंने कर तो दी, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है कि लाइक हाइड्रोजन है, इसको आपने ट्रीट कर दिया आयोडीन के साथ और इससे आपके पास बन गया 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसकी केसी एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड लिख लेते हैं, 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, इसके 1 मोल्स है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास, अच्छा ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं लिक्विड्स के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारी 1-2 प्रैक्टिस हो जाए। एज्यूम करें कि हमारे पास ये लिक्विड्स में मौजूद हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए हम लिख लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन इसका क्या होगा, स्क्वायर। और हाइड्रोजन को भी हम किस चीज़ में लेते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन को भी हम लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे KC हैज़ नो यूनिट्स। KC के कोई भी यूनिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब अगर हम KP की फॉर्म में लिखेंगे तो KP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो KP इज इक्वल टू, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, दीज आर द, इनके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी यूनिट लिखनी है, तो हम लिखेंगे KP इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम्स है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर यहाँ पे ATM, ये 1 टाइम हाइड्रोजन है और 1 टाइम हमारे पास क्या है, आयोडीन। तो ये 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो KP हैज़ नो यूनिट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो कि अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो इक्वल होते हैं, मतलब 0 होते हैं, सॉरी, अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 होंगे तो KP की कोई यूनिट नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हो तो प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, रिएक्टेंट के कितने हैं, 1 + 1 2, तो 2 - 2 0। अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तो उसकी KC या KP की कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स में कोई डिफरेंस आएगा, लाइक इसका आप फाइंड आउट करोगे तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास 2 मोल्स इमोनिया बन रहा है और हाइड्रोजन 3 मोल्स है और एक हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। तो 3 + 1 4, सो 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2। दिस इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। सो ये हमारे पास 1-2 एग्जांपल्स आई थिंक सो काफ़ी थी। आप लोग हायर लेवल के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये चीज़ें तो ऑलरेडी आती होंगी। सो ये यूनिट्स हो गई हैं। देन हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्यों मतलब पढ़ते क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, हाई वैल्यू ऑफ KC। अगर KC की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, इफ़ KC इज़ वेरी 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 लार्ज देन 1, तो हमारे पास तब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो किस चीज़ की इंडिकेशन करेगा, इट वुड शो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
is greater than concentration of reactant. And similarly अगर आप इसको opposite कर लेते हो, if the Kc value is very smaller than 1, then हमारे पास concentration of product is less than concentration of reactant. तो इस केस में रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या होगी, लेस होगी. और नंबर 3 हमारे पास क्या है, Kc एंड Kp इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू प्रोसीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. अब Kc हो या Kp हो, ये हमारे पास किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो टेंडेंसी बताते हैं कि कितना इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होना है. देन हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. ठीक है, हमारे पास Kp और Kc के बीच में अगर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, सो रिलेशनशिप हम लोगों को ये याद होनी चाहिए कि Kp इज़ इक्वल टू Kc RT चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अब ये Kp क्या है, ये आपको पता है, Kc पता है, R का मैंने आपको पहले बता दिया, T का मैंने बता दिया, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का मैंने आपको बता दिया. अगर हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 होंगे तो उस केस में क्या होगा कि RT जो है ये पूरा की पूरा, इसके ऊपर देखो हमारे पास क्या है, Kp इज़ इक्वल टू Kc RT डेल्टा n. अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं, चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल वो 0 की इक्वल हो जाए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होंगे तो तभी जाके हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल 0 होगा ना. इसके केस में हम क्या लगाएंगे, Kp इज़ इक्वल टू Kc RT और 0. इसका अगर हम 0 ले लेंगे तो सारा ख़त्म हो जाएगा. इसके केस में क्या हो जाएगा, Kp की इक्वल हो जाएगा Kc के. लेकिन अगर याद रखो, व्हेन चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ पॉजिटिव देन डेल्टा n इज़ ग्रेटर देन 0. अगर हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यू हो, हमारे पास क्या हो, वो पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब है कि चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 होंगे तब जाके हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेस होगी तो फिर हमारे पास नेगेटिव होगी, जो हम बाद में पढ़ेंगे. अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी तो हम कहेंगे Kp जो है इस वक्त ग्रेटर है Kc से. और सिमिलरली अगर हम इसको अपोजिट कर लेते हैं कि अगर चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास क्या हो, नेगेटिव वैल्यू. और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, लेस देन चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स. इफ़ लेस देन 0 तो उसके केस में Kp जो है दैट वुड बी लेस देन Kc. जैसे हम लोगों ने अभी एक फाइंड आउट किया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इससे हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड. अब इसके केस में क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स सेम है. ठीक है, तो Kp वुड बी इक्वल टू Kc. सिमिलरली हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है वो 3 मोल्स वो रिएक्ट कर जाता है नाइट्रोजन के साथ, और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया बन रहा है. इसके केस में चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, 2 - 4, ये हो जाएगा -2. तो अगर ये -2 है, इसका मतलब है दैट इज़ लेस देन 0, तो इसके केस में क्या होगा, Kp वुड बी लेस देन Kc. और इसके लिए फिर आप एक कोई रिएक्शन बना लें जहाँ पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही होती है. लाइक अगर हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ ओजोन, 2 मोल्स ऑफ ओजोन है, वो कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीजन के अंदर 3 मोल्स. ठीक है, तो इसकी चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, हो जाएगा 3 मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट कितने हैं, 2, तो 3 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 1. अब ये 1 क्या है, दिस इज़ पॉजिटिव वैल्यू. अब इसके केस में क्या होगा, Kp जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन Kc. सो अब सारा कुछ बता दिया. अब यहाँ पे इसको समराइज़ कर लेते हैं. इफ़ चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू 0 तो हमारे पास Kp इक्वल हो जाएगा Kc की, जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल प्रोसीड इन द सेम मैनर वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन गैसियस आर इन लिक्विड मीडियम. ठीक है, लिक्विड मीडियम के लिए Kc लिखते हो और गैसियस के लिए आप Kp लिखते हो. अगर ये नंबर ऑफ़ मोल 0 होंगे तो इसका मतलब है आप जिस फेज़ में भी लेकर जाओगे, ठीक है, गैसियस फेज़ में हो, लिक्विड मीडियम के अंदर आप इसको लेकर चलते हो, ये सेम मैनर के अंदर मूव करेंगे. देन हमारे पास अगर चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स ग्रेटर देन 0 हो तब हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं Kp इज़ ग्रेटर देन Kc, जो आपको मैंने अभी करा दिया है. सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल गो टूवर्ड कंप्लीशन इन गैसियस मीडियम मोर एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड मीडियम. अब Kp यहाँ पे ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह प्रोसीड होंगे, गैसियस मीडियम में. और अगर Kp जो है वो लेस देन Kc हो तो इसका मतलब है ये रिएक्शंस कंप्लीशंस की तरफ जाएंगे लिक्विड मीडियम के अंदर. अगर हमारे पास लिक्विड मीडियम होगा तब जाके ये क्या करेंगे,
कंप्लीशन की तरफ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द गैसियस मीडियम। सो ये इसकी क्या है इम्प्लीकेशंस हैं जो आपने याद करनी होती हैं, जो आपने रट्टा मारनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या है, दिस इज़ द आल्सो एप्लीकेशन ऑफ केसी। ठीक है, हम केसी क्यों पढ़ते हैं कि हमारे पास एक्सटेंट बताता है और डायरेक्शन के बारे में बताता है। एक्सटेंट मीन्स कितने हद तक केमिकल रिएक्शन हो चुका है, डायरेक्शन मीन्स कि क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या फिर वो बैकवर्ड आएगा। पहले हमारे पास है एक्सटेंट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी फॉर अ रिएक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब हम केसी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी या सो ऑन, तो ये वैल्यू जो होगी हमारे पास किसके बारे में बताता है, ये एक्सटेंट के बारे में बताता है कितने हद तक केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है या प्रोसीड हो चुका हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc or Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, अगर आपके पास Kc की बात करते हो या Kp की बात करते हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़्यादा बनेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, Kc और Kp जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रिएक्टेंट के। अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास कम होंगे तो Kp की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट कम होंगे तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इनके बीच में क्या है, सारा का सारा इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इसको अगर आप ऐसे लिख लो, Kc इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। तो ये आपके पास, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास रिएक्टेंट कम होंगे तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, और Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। प्रोडक्ट और Kc के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। दिस इम्प्लाइज दैट हाई वैल्यू ऑफ Kc सजेस्टिव ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, Kc की वैल्यू अगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो ये हमारे पास किसके बारे में बताता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर Kc की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी कम होंगे, और इस वक्त रिएक्टिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ये आप बाकी यहाँ से आई थिंक सो आपको समझ आ रही होगी। डिपेंडेंस ऑफ एक्सटेंट रिएक्शन ऑफ Kc इज शोन एज। अब ये हमारे पास कुछ इसने टेबल सा बनाया हुआ है। अगर हमारे पास वैल्यू 1 है, अगर ये -3 है और ये +3 है, तो ये दो वैल्यूज़ इसने दी हुई हैं। इसका मतलब है कि वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है। 10⁻³ मतलब 1000 आप इसको लिख देना, और इसको आप कर दें 10⁻³ से 0.0 समथिंग हो जाएगा। तो अगर 10⁻³ है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अगर -3 है तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा कम होंगे। और अगर हमारे पास ये Kc इक्वल टू 1 होता है, सो दैट मीन्स बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ है। लेकिन अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या बताएगी कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, और वाइस वर्सा। उसके बाद हमारे पास क्या है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास कौन बताता है, Kc बताता है। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है जो हम पहले कर चुके हैं। A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D. The reaction quotient. अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम QC कहते हैं। अब QC क्या है, दिस इज़ द रिएक्शन क्वोशंट, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। जैसे हम लोग Kc लिखते हैं एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग इसकी QC भी लिख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन क्वोशंट। अब हमने क्या करना होता है कि QC और जो हमारे पास Kc है, इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करना होता है। अगर ये हमारे पास दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन मिक्सचर जो है इस वक्त इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर QC की वैल्यू, मतलब रिएक्शन क्वोशंट जो है, इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू Kc, इसका मतलब है कि इस वक्त रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। इट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, आपके पास A मोल्स ऑफ A है और B मोल्स ऑफ B है। इससे हमारे पास C मोल्स ऑफ C बन रहा है और D मोल्स ऑफ D। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अगर हमारे पास QC जो है
दैट इज़ ग्रेटर देन Kc, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट से किसकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड द रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर आप इसी को इन्वर्ट कर देते हो कि Qc की वैल्यू स्मॉलर हो जाती है Kc से, तो इस केस में क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से किधर मूव कर रहा होता है, टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट से किधर जा रहा होता है, प्रोडक्ट साइड के अंदर वो मूव कर रहा होता है। सो इसका मतलब है इट मीन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और इस वक्त रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ Kc। हम लोगों ने लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, Kc की यूनिट कैसे निकालते हैं, और Kc की जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है वो कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।